क्या है अजमेर 92? आखिर क्या है 92 का मतलब? क्या ये कोई विक्टिम है या फिर किसी सन की तारीख है? आखिर क्या है 92 अजमेर 92 की स्क्रिप्ट में? मैं बात कर रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई अजमेर 92 मूवी के बारे में, जिसे लेकर जगह जगह पर बवाल खड़े हो गए हैं। अजमेर में विवाद शुरू हो गया, वहाँ दिल्ली में विवाद शुरू हो गया, जिसे लेकर बरेली और मुंबई के मौलाना भी विरोध करने के लिए उतर आए। आखिर क्या खासियत है इस मूवी की? क्या है ऐसा इसकी स्क्रिप्ट में? इस सब को समझने के लिए हमें वक्त के पहियों को 31 साल पहले ले चलना होगा। सन 1992 में अजमेर में एक बड़ा ही स्कैंडल सामने आया था, एक बहुत बड़ा कांड सामने आया था, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या था आखिर वो कांड। उन दिनों के अखबारों की हेडलाइंस इसी चर्चा से भरी हुई होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में 100 से ज़्यादा कॉलेज और स्कूल की छात्राओं के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार, गलत व्यवहार किया गया था, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। यह आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अजमेर ब्लैकमेल कांड का आरोप अजमेर के सबसे ताकतवर और रईसी परिवार में से एक परिवार चिश्ती परिवार के सदस्य फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती पर लगा था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, आखिर ये कौन थे, क्या थे? पहले इस बारे में समझ लेते हैं। ये तीनों अजमेर के रसूखदार परिवार से संबंध रखते थे। साल 1992 में फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और नफीस चिश्ती अजमेर कांग्रेस का उपाध्यक्ष था और अनवर चिश्ती अजमेर कांग्रेस का संयुक्त सचिव था। इसका मतलब इन आरोपी के पास पावर और सियासत पावर, मतलब जब ये अजमेर में ब्लैकमेल कांड हुआ तो इन तीनों आरोपियों के पास पैसे की पावर और सियासत पावर दोनों थी। आखिर इस ब्लैकमेल कांड की शुरुआत हुई कैसे? आखिर कैसे नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती ने कॉलेज वाली छात्राओं को टारगेट बनाया? चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। उस 90 के दशक में अजमेर में केवल 2 ही ऐसे रेस्टोरेंट थे जहां पर छात्रा और लड़कियां जाया करती थी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाता है कि फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती एम्बेसडर जैसी गाड़ियों में घुमा करते थे। उनके पास सियासत पावर और पैसे की पावर थी। उनके लिए बड़े बड़े गिफ्ट देना, महंगे महंगे गिफ्ट देना और लड़कियों को रेस्टोरेंट में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ जब फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां पर शहर की लड़कियां मौजूद थी। उन दोनों ने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को सबसे आइसक्रीम खिलाने को कहा और इसके बाद उन लड़कियों की इनसे दोस्ती हो गई और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये भी सुनने में आया था कि उन दोनों ने उनको छात्राओं को, लड़कियों को गिफ्ट दिए, अपनी बातों के जालों में फंसाया और उनकी फ़ोटो भी क्लिक करी और उनको घुमाने फिराने भी ले जाया करते थे। एक बार फारूक चिश्ती एक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया जाता है और उसकी कुछ गलत तस्वीरें भी लिए जाती हैं। बाद में इन सब के बेस पर फारूक चिश्ती उस छात्रा को ब्लैकमेल करता है। यह बात है सन 1991 और 92 की। उस समय ना तो फ़ोन और मोबाइल का दौर था, केवल कुछ लैंडलाइन हुआ करती थी, वो भी कुछ खास लोगों के घरों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाता है कि वो तस्वीरें रील कैमरा से निकाली गई और फिर उसने अपने खासम खास दोस्त की लैब में उनको भेजा गया, जहां से वो फ़ोटो निकाली गई और यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेल की कहानी। उस लैब से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, कलरफुल तस्वीरें निकाली गई और फिर उन छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता था। ब्लैकमेल के इस चक्कर में उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। फारूक चिश्ती बार बार उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। हद तो तब हुई जब फारूक चिश्ती ने ये बात अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती को बताई और उन दोनों ने भी इस दुष्कर्म में उसका साथ दिया। जब उस लड़की ने इस बात की शिकायत
पुलिस को करनी चाहिए। इन सब से तंग आकर उसने इस बात की शिकायत उनसे करनी चाहिए, तो उस लड़की को धमका दिया गया और उससे उस फ़ोटो के बदले शर्त रखवा ली गई। और शर्त यह थी कि उससे कहा गया कि वह अपने कॉलेज से अपनी किसी दोस्त छात्रा को उस फार्म हाउस पर ले जाए। अगर वह ऐसा करती है तो उसकी रील उसे दे दी जाएगी, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी रील पूरे शहर में वायरल कर दी जाएगी। जब वो लड़की दूसरी किसी छात्रा को भी उस फार्म हाउस पर लेकर जाती है तो उसके साथ भी ये गंदा खेल शुरू हो जाता है। उसकी कुछ तस्वीरें ली जाती है और उससे भी कहा जाता है कि वो एक और छात्रा को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए, वरना उसकी तस्वीरों को वायरल कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिलसिला कब एक लड़की से दूसरी लड़की, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, ऐसे करते करते ये गिनती सैकड़ों के पार हो गई। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा लड़कियां इस ब्लैकमेल कांड का शिकार हुई। उनकी कलर फ़ोटो निकलवाई गई और उनको ब्लैकमेल किया गया। जिस कलर लैब में वो फ़ोटो निकलवाने के लिए दी जाती थी, उस कलर लैब के मालिक ने कुछ तस्वीरें अपने पास रख ली थी और वो भी बाद में इस दुष्कर्म में शामिल हो गया था। इस ब्लैकमेल कांड के बारे में माना जाता है कि अजमेर में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि रसूखदार लोग भी इस कांड में खुद शामिल थे। यह कांड लगभग 1 साल से चल रहा था और इतना ही नहीं, माना जाता है कि कॉलेज की 6 छात्राओं ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस व्यवहार से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आखिर में इस ब्लैकमेल कांड का पर्दाफाश हो ही गया। अप्रैल 1992 में स्थानीय अखबार में ही इस ब्लैकमेल कांड का पर्दाफाश था। इस ब्लैकमेल कांड के बारे में उस अखबार में घटनाएं छपी थी। जब ये बात छपी तो अजमेर के लोगों ने इस बात पर विश्वास न करा। उन्हें लगा ये कोई अफवाह है जो बेखाम में उड़ाई जा रही है। लेकिन 13 मई 1992 में जब अखबार में धुंधलाकर एक आपत्तिजनक तस्वीर छापी गई तो अजमेर शहर दंग रह गया। तब उन्हें पता लगा कि ये वाकई में एक स्कैंडल था, एक ब्लैकमेल कांड था जो शहर की लड़कियों के साथ किया जा रहा था। और कुछ पहले इसलिए विश्वास नहीं करा गया क्योंकि लड़कियां इस बात को लेकर सामने नहीं आना चाहती थी। कुछ लड़कियों ने तो आत्महत्या कर ली थी, कुछ एक की शादी हो गई थी और कुछ एक नामी परिवार से थी जो कि इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी 50-60 लड़कियों ने साहस कर बयान दर्ज करवाया। लेकिन आखिरकार सबको इस स्कैंडल का पता चल ही गया। 27 मई 1992 में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस निकलवाया। सितंबर 1992 में इस केस के अंतर्गत पहली चार्जशीट को लगाया गया और 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। बाद में कुल मिलाकर 18 लोगों का नाम इस केस में सामने आया, जिसमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी बचे लोग कहीं अंडरग्राउंड हो गए तो कहीं कोई देश से फरार हो गए। 18 मई 1998 को 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन 20 जुलाई 2002 में 4 दोषियों को राजस्थान सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया गया। अप्रैल 2001 में मेन आरोपी नफीस चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2003 में उसकी आजीवन कारावास सजा को 10 साल कर दिया जाता है। 2005 में इकबाल नाम का आरोपी गिरफ्तार होता है। 2007 में फारूक चिश्ती को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। बाद में उसकी सजा को 10 साल कर दिया गया और वो अपनी सजा भी पूरी कर चुका है। 2018 में सुहेल नाम का आरोपी सरेंडर करता है। फारूक चिश्ती ने अपने आप को मानसिक तौर पर पागल घोषित करवा दिया था और फिर अजमेर के कोर्ट ने उन दोनों फारूक चिश्ती और रफीस चिश्ती को रिहा कर दिया गया। अब वो दोनों बड़े आराम से अजमेर में घूमते हैं। यही है वो पूरा मामला, वो ब्लैकमेल कांड जो वापस से उभर आया है केवल और केवल अजमेर 92 मूवी के कारण। एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अभी वकील का कहना है कि 7-8 महीने पहले एक औरत गवाही देने के लिए कोर्ट में आई
और उसका ये वाक्य रहा कि अब तो उसके पोते पोती भी हो चुके हैं, तो क्या वो अब भी गवाही देगी इस मामले में। अजमेर 92 का ये सारा मामला मैंने आपके सामने रख दिया। इस पूरे मामले पर पर्दाफाश कर दिया गया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका साथ देंगे या इसका विरोध करेंगे। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबर के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।